सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा सेकेंड क्लास रहेगा बीएमएसटी बिजनेस मैथमेटिक्स क्लास 12 वालों के लिए। ठीक है, सो हमने अपना पहला क्लास लिया था लास्ट आपको मिला होगा। पहला क्लास हमने लिया था सेट थ्योरी के ऊपर हमने क्लास किया था। बीएमएसटी बिजनेस मैथमेटिक्स क्लास 12। ASSEB और AHSEC दोनों सेमी बोर्ड है, बस नाम अलग है। नाम को रिनेम कर दिया गया है। तो सेट थ्योरी, ठीक है, क्लास 12 के लिए ये आपके एग्जाम में 5 से 6 मार्क का टॉपिक बनता है। एग्जाम में जो ऐसा कुछ मतलब ऐसा तो बोला नहीं गया कि इतने मार्क का ही पूछेंगे, बट 5-6 मार्क का आपको क्वेश्चन दिखेगा ही। ठीक है, यहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन सब रहेंगे। तो हम ट्राई करेंगे सेट थ्योरी का कुछ कुछ क्लासेस आपके लिए लाते रहें। ये जो पार्ट है, ये जो क्लास है, ये पार्ट वाइज में आ रहा है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे वीडियोस जो 1-1 घंटे के होते हैं, अगर मैंने कुछ ट्राई किया भी है तो लोग उतना देखना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं छोटा छोटा ही क्लिपिंग डालूंगा। ठीक है, सो 15 मिनट 20 मिनट का हम एक सेशन रखेंगे, वहाँ से आप क्लास करते रहिए। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कर लिया था, अगर आपने वो क्लास नहीं देखा तो जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि सेट होता क्या है। ठीक है, सेट क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, बहुत बढ़िया तरह से उसके हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स का भी बात किया था। ठीक है, उसके अलावा हमने बात किया था क्या क्या मेथड्स है, कैसे आप एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहाँ पे हमने रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड का बात किया था। उसके अलावा कौन कौन से लेटर्स को हमें एक्सक्लूड करके रखना है वो हमने बात किया था। फिर हमने स्टार्ट किया था कुछ टाइप्स ऑफ सेट में, जहाँ पे हमने फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ओके, देन इक्विवेलेंट सेट और इक्वलिटी ऑफ सेट। यहाँ तक जो है हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। ओके, अब अगले क्लास में जो आपका अगला पार्ट होने वाला है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज से नल सेट से। ठीक है, नल सेट से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नल सेट क्या होता है? देखिए, नल का मतलब होता है खाली। नल का मतलब क्या होता है? खाली। नलिफाइड मतलब खत्म कर दिया गया ना। नल एंड वॉइड, इट इज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, आपने सुना होगा इंग्लिश में भी, मतलब अब एक कार्यरत नहीं है, खत्म हो चुका है। या फिर एम्प्टी सेट बोलो या फिर वॉइड सेट बोलो ना। अगेन लीगल टर्म में वॉइड होता है ना, वॉइड एब इनिशियो बोल के एक टर्म होता है लॉ में। सो ये सब का मतलब क्या है कि खत्म हो गया। सो नल सेट का मतलब हुआ अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, एक सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट। अब इसी से रिलेटेड कौन सा था? सिंगलटन सेट, अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट है तो क्या है वो? सिंगलटन सेट है, और कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या हो गया? नल सेट। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। मैं बोल रहा हूं कि अ सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ठीक है, सो 1 और 2 के बीच में आपको इवन नंबर बताना है। 1 और 2 के बीच में इवन नंबर बताना है या इवन इंटीजर बताना है। सो 1 के बाद में ही 2 आता है, यहाँ पे कोई इवन नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसे हम क्या कह देंगे? सर, ये नल सेट है। क्या ये? नल सेट है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ओके, सो अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। इट इज डिनोटेड बाय, या तो आप इसको फाई से डिनोट करते हो, कैसे? फाई से। ठीक है, और या फिर इसको हम लोग सिर्फ एक खाली ब्रैकेट देके छोड़ देते हैं। ठीक है, सिर्फ खाली ब्रैकेट देके खाली छोड़ दो। हाँ, सो ये क्या होगा? नल सेट होगा। ओके, याद रखिएगा। जैसे कि ओड नंबर बिटवीन 4 and 6, अब 4 और 6 के बीच में कौन सा ओड नंबर है? अच्छा, ये तो गड़बड़ हो गया इसमें तो 5 आ जाएगा ना, तो 4 और 6 नहीं होगा, 4 और 5 होगा। ठीक है, 4 और 5 के बीच में कोई ओड नंबर पूछ रहा है, या फिर ये 4 और 6 के बीच में कोई इवन नंबर पूछता। ठीक है, तो क्या होता? अपना नल सेट होता। तो 4 और 5 के बीच में कोई भी नल सेट, 4 और 5 के बीच में कोई भी ओड नंबर नहीं है, क्योंकि 4 के बाद ही तो 5 आता है। तो ये क्या हो गया? अपना ये नल सेट हो गया। ठीक है, खाली है, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर चाहिए। तो 2 से बड़ा जो भी नंबर होते हैं, प्राइम तो है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, लेकिन ये सब इवन नहीं है, सबके सब क्या है? ओड है। तो ये भी क्या हो गया? नल सेट हो गया। ठीक है, ओके, सो नल सेट क्लियर होगा। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ओके, नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? सो 2 सेट्स आर डिसजॉइंट, 2 सेट को हम लोग डिसजॉइंट कहते हैं। कब? इफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताने वाला हूं, अभी ऑपरेशन हमने नहीं किया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा तो हमें समझेंगे। इसका बेसिकली मतलब होता है कि ए और बी के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ए और बी के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। जैसे मान के चलो, ये घर है ए का, ये घर है बी का, ये ए का घर है, ये बी का घर है, इसमें मान लो ये लोग रहते हैं, इसमें मान लो ये लोग रहते हैं, बट दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है ना। तो ये क्या हो गया? दोनों क्या है? डिसजॉइंट है। हाँ, सो नो कॉमन एलिमेंट्स, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया गया तो मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ए एक सेट है जिसके अंदर में 1, 2 और 3 है। ठीक है, और बी एक सेट है जिसके अंदर में ए, बी और सी है। अब आप सेम एग्जांपल ही पकड़ लो। अब ये दोनों के दोनों क्या हो गए? सर, ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट है। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन तो नहीं है ना। अगर मान लो इसमें ऐसा होता कि इसमें भी एक ए होता, इसमें भी एक 1 होता, कौन होता है? एक 1 होता, तो अभी ये क्या है? अब ये डिसजॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। डायग्रामेटिकली इसको हम ऐसे दिखाएंगे कि भाई ये ए का घर है, बी का घर है ना। ए में कौन है? 1 2 3, सो 1 2 3। बी के अंदर कौन है? 1 और बी सी, तो ये बी और सी।
ये ए था और ये बी था। अब ध्यान से देखिए, ए के घर में कौन है 1 2 3 1 2 3, बी के घर में कौन है, बी के घर में 1 BC 1 BC। तो इसमें ये वाला कॉमन हो गया। जब ये कॉमन हो गया तो डिजॉइंट नहीं रहा। अगर ये कॉमन नहीं होता तब क्या होता है, डिजॉइंट होता है। जैसे इस वाले केस में मैं ऐसे बोल दूँ, ये है 1, ये है 2, ये है 3, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। अब दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। जब कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो क्या हो गया, डिसजॉइंट हो गया। तो डिसजॉइंट होते हैं अलग अलग होते हैं, और जो जॉइंट सेट्स होंगे वो क्या होंगे, साथ साथ कोई ना कोई एक एलिमेंट को कॉमन शेयर करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं सबसेट्स और सुपरसेट। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखिएगा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन, कई बार डेफिनेशंस वगैरह भी पूछा जाता है। सो बहुत ही अच्छा सा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, समझाऊंगा, इसको समझ लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत काम देगा। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ये बहुत ही इजी बुक में था तो मैंने डिट्टो वही उठा लिया है, मैं इसको चेंज नहीं किया हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए सबसे अच्छा यही रहता है, और एक ही डेफिनेशन में दोनों ही आ रहा है, तो और क्या, और मतलब और क्या चाहिए। Let A and B are two sets, या if A and B are two sets such that every element of A is in B, every element of A is present in B, ठीक है, then we say that A is a subset of B। तो इसको हम क्या कहेंगे, A क्या है, सबसेट है B का, ओके। एंड वी राइट A सबसेट B, इसको हम लोग A सबसेट B पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा ऑल्सो A इज अ सबसेट ऑफ B। अगर मान लो A भी अगर सबसेट है B का, देन B इज सेड टू बी सुपर सेट ऑफ A। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सबसेट होने का मतलब क्या होता है, सब का मतलब है पार्ट, सब का मतलब क्या है, पार्ट। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान के चलिए A एक सेट है, ठीक है, A के अंदर में कौन है 1 2 3 4 5 है, ठीक है, और B एक सेट है जिसके अंदर में कौन है 1 2 और 3 है। अब देखो ध्यान समझोगे तो B इज अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि B इज अ पार्ट ऑफ A में जो चीज है वो यहाँ पे है। सो एवरी एलिमेंट ऑफ B इज प्रेजेंट इन A, एवरी एलिमेंट ऑफ B इज प्रेजेंट इन A, है ना। तो क्या हो गया, B इज अ सबसेट ऑफ A, है ना। और जिसके पास ज्यादा एलिमेंट है, जिसके पास ज्यादा एलिमेंट है, इट इज द सुपर सेट ऑफ B। तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि B इज सबसेट ऑफ A, A इज सुपर सेट ऑफ B। ठीक है, A इज सुपर सेट ऑफ B और B इज सबसेट ऑफ A। तो इसको मैं नॉर्मली ऐसे बोलता हूँ, ये है बाप, ये कौन है, ये है बाप, और ये है बेटा, ये कौन है, बेटा है। सो बाप का सारा गुण बेटा में जरूरी नहीं है ना, लेकिन बेटा में जो जो गुण है वो सबका सब बाप में रहता ही है। मतलब पिताजी में जो गुण है, जो भी इनहेरिटेड क्वालिटीज, जो भी क्वालिटीज है, वो सारे ट्रेड्स तो बच्चे में मिल ही जाएगा ना। तो इसमें 1 2 3 है, 1 2 3 आ गया, लेकिन इसमें और कुछ है पता नहीं, 1 2 3 तो आ ही गया है, लेकिन इसके पास कुछ ज़्यादा है, तो ये क्या है, बाप है। या आप इसको ऐसे पकड़ लो कि ये कौन है, ये टीचर है और ये स्टूडेंट है ना, ये टीचर है, कौन है, स्टूडेंट है। तो गुरु जो होता है अपना सारा ज्ञान हमेशा नहीं देता है ना, वो कुछ ना कुछ अपने पास एक्स्ट्रा रख लेता है, तभी तो सुपीरियर रहेगा ना। नहीं तो अगर आप पूरा बराबर जान जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हालांकि वो बात अलग है कि टीचर लोग कम, कई बार टीचर कम पढ़ते हैं, स्टूडेंट और ज़्यादा पढ़ लेता है, और ज़्यादा ज्ञानी होता है, बात अलग है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम एग्जांपल समझ रहे हैं कि इसके पास वो बहुत सारा एलिमेंट है और उसके पास कम एलिमेंट है। इसका जो भी एलिमेंट है यहाँ पे मौजूद है, तो ये क्या है, ये इसका सबसेट है। और इसमें अगर कुछ एलिमेंट इसमें जो है उसके अलावा कुछ और ज़्यादा है, तो ये क्या है, सुपर सेट है। ठीक है, अब इसी को आप यहाँ पे समझिएगा, बस लेटर मैंने एग्जाम्पल में उल्टा कर दिया है, इसको समझिएगा। इफ ए के पास मान लो 1 2 3 4 है और बी के पास में 1 2 3 4 5 6 7 तक है, तो आपको दिख रहा है कि ए क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए के पास ए का जो चीज है वो यहाँ पे तो मौजूद है ही, बट बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, जब सबसेट दिखाना होगा तो मुंडी इधर की तरफ खुला रहेगा। ठीक है, सुपर सेट दिखाना है तो मुंडी इधर की तरफ खुला रहेगा। ओके, इतना रहेगा, इतना याद रहेगा। नंबर ऑफ सबसेट्स, अब नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए सिंपली बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। मान के चलो ए एक एलिमेंट है, ए एक सेट है जिसके अंदर में एलिमेंट 3 है, कितना है, 3 है, तो 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3। ए एक एलिमेंट है, ए एक सेट है जिसके अंदर में एलिमेंट 4 है, 2 टू द पावर 4। तो नंबर ऑफ सबसेट के लिए अगर मान लो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो 2 टू द पावर n क्या होगा, सबसेट्स होगा। जैसे मान लो एग्जांपल, अगर यहाँ पे a के अंदर 1 2 3 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स इन a क्या हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 3, डेट इज, ठीक है। हालांकि ये लिखने में गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ये नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे पूरा वर्ड लिखना चाहिए था। ठीक है, सो 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 8 होगा। याद रहेगा ये, इसके बारे में हम और बात करेंगे आगे जाके, और आने वाला है तो और हम बात करेंगे। ओके, चलिए एक और टॉपिक है अपने पास में, प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट। और क्या है, और क्या है यहाँ पे, प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है, देन पावर सेट है। यहीं पे पावर सेट पे हमें बात करना है। ओके, टाइम है, चलिए तो हम इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा बात कर सकते हैं, तो कर लेते हैं।
सो प्रोपर सेट क्या होता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट। सो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये पहले वाले टर्म से मतलब सबसेट और जो सुपर सेट था उससे थोड़ा रिलेटेड ही रहेगा आपको। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी विच इज नॉट इन ए, देन ए इज सेड, बीच वाले को हटा देते हैं ना, बीच वाले पेज को गायब कर दो, कहाँ गया, ओके। देन A is said to be the proper set of B, ठीक है, देन A is said to be the proper set of B। अभी हम एग्जांपल देके समझेंगे तो अच्छे से और समझ में आएगा। इन दिस केस वी कैन राइट, जो भी इतना लिखना है हम समझ जाएंगे, छोड़ो भी, रहने दो, पीछे आते हैं फिर से एक बार, ठीक है। समझिए क्या बोला है, मान लेते हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, मान लो एक सेट A है जिसके अंदर में 1 2 और 3 लाइक, अच्छा हमेशा 1 2 3 क्यों रहे, कोई और भी आ सकता है ना, तो यहाँ पे 5 6 और 9 रहता है, ठीक है। ए के अंदर कौन है, 5 6 और 9। सो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, बी का एलिमेंट है ये 5 6 9, तो यहाँ पे भी है, ओके। बट देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी, लेकिन मान के चलो बी में कोई ऐसा एलिमेंट भी है, मान लेते हो एलिमेंट है 4, ठीक है, जो यहाँ पे मौजूद है, इसमें कौन है 4 मौजूद है, विच इज नॉट इन ए, जो कि ए में नहीं है, तो ए इज सेड टू बी प्रॉपर सेट ऑफ बी। तो इस केस में क्या होगा, ए जो होगा प्रॉपर सेट ऑफ बी कहलाएगा। ए जो है क्या है, प्रॉपर सेट ऑफ, उल्टा हो गया क्या साइन, हाँ ठीक ही लिख रहा था, ए इज सेड टू बी प्रॉपर सेट ऑफ बी, ठीक है, मतलब जिधर मुंडी खुला उधर ज्यादा एलिमेंट है, याद रखना है, जिधर मुंडी खुला उधर ज्यादा एलिमेंट है। सो बी के पास में ज्यादा एलिमेंट है, ए के पास में कम एलिमेंट है, लेकिन ए का सारा एलिमेंट बी में है, बट बी हैज एटलीस्ट वन और मोर एलिमेंट्स विच इज नॉट इन ए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी, ओके। अब इसी का उल्टा कर देंगे तो इम्प्रॉपर बन जाएगा अपना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इन दिस केस वी कैन राइट दैट ए इज proper set of B, thus if A is subset of B, A is subset of B and A is not equal to B, और A जो है B के बराबर नहीं है, A is a subset of B, A जो है पार्ट है B का, लेकिन A बराबर नहीं है, एकदम इक्वल टू नहीं है, then in that case A is proper set of proper subset of B। तो इसको हम क्या कहेंगे, A क्या है, proper subset है B का, ठीक है। तो इतना तो हमें लिखना ही नहीं है, आपको बस ऊपर वाला बात लिखने से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ओके। नाउ आगे पहुंचते हैं, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, मान लेते हैं A क्या है, सबसेट है B का, एंड B इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A, और B इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A, मतलब A भी B का पार्ट है और B भी A का पार्ट है, ठीक है ना। दैट इज A इज सबसेट ऑफ B और B इज सबसेट ऑफ A, देन A इज सेड टू बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो A को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B कहेंगे। इन दिस केस A इज इक्वल टू B, इस केस में क्या होगा, A जो है B के बराबर होगा, मतलब मान के चलते हैं A के अंदर में 1 2 3 था, B के अंदर में भी 1 2 3 ही था, ठीक है, तो दोनों में तो सेम ही चीज था, बस नाम आगे पीछे रहेगा ना। सो देयरफॉर इट इज क्लियर दैट फॉर एवरी सेट A इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो किसी भी सेट के लिए A जो होता है अपने आप में क्या होगा, इम्प्रॉपर सेट कहलाएगा, दैट इज A इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A। A अपने आप में इम्प्रॉपर सबसेट है किसका, A का, ठीक है। मतलब अगर मान लो दोनों अगर सेम ही है तो दोनों ही क्या अपना इम्प्रॉपर सबसेट है, ये अपना इम्प्रॉपर सबसेट है, ये अपना इम्प्रॉपर सबसेट है, अगर दोनों अलग अलग है तो भी एक दूसरे का इम्प्रॉपर सबसेट है, मतलब इक्वलिटी ऑफ सेट जो होता है, इक्वल एलिमेंट्स है, वो तो क्या है, सबसेट ही रहेगा। काम का चाहिए अपना ऊपर वाला, इसको याद रखना है, ठीक है। ये वाला तो आपसे पूछने से रहा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, पावर सेट, ठीक है। पावर सेट में से आपका 2 मार्क का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है बार बार। अभी मैं आपको उतना प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, बट आपके एग्जाम में आप चाहो तो मैं एक दे दूंगा, कुछ आप करके देखिएगा, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, सो नंबर ऑफ सबसेट्स, ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, किसी भी सबसेट मतलब क्या, पार्ट, सबसेट क्या था, मान लो ए के अंदर में अगर 1 2 है, सिर्फ एक अंदर क्या है 1 2, तो इसका सबसेट क्या क्या होगा, एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 1 2 और एक रहेगा 5 हमेशा एक सेट रहता ही है, ठीक है। तो अब देख लो कितना हो गया, 1 2 3 4, एक सेट के अंदर में हमेशा क्या होता है, 5 होता है। सो 1 2 3 4 हमने क्या बताया था फॉर्मूला, 2 टू द पावर n। अब लिखते हैं 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 2, आंसर कितना होगा 4। बात क्लियर हो गया ना, 4 एलिमेंट आ रहा है, तो ये क्या हो गया, अपना पावर सेट हो गया, क्या है, पावर सेट, ठीक है। सो अगर मान लेते हैं कि एलिमेंट 1 2 3 है, मैंने आपको 1 2 का बता दिया, 2 एलिमेंट का, यहाँ पे 3 एलिमेंट का दिया हुआ है, 1 2 3 है, तो क्या होगा, पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर 1 2 होगा, 1 3 होगा, 2 3 होगा, उसके अलावा एक 1 2 3 पूरा तो रहेगा। कितना हो गया, इधर हो गया 3, इधर हो गया 3 6 एक 7 और इधर में एक 5, क्या हो गया 8, ठीक है। 8 एलिमेंट आना चाहिए था। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लाके देख लेते हैं, 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 2 का क्यूब 8 ही होता है। इसी तरह से आपको ट्राई करना है, अगर मान के चलो आप कर सकते हो तो, कि अगर एक के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और 4,
ठीक है, 1 2 3 और 4, तो इसका जो पावर होगा वो तो 16 ही होगा। क्या होगा, बिना गूगल पे किए, बिना गूगल पे या बिना कोई चैट जीपीटी वगैरह यूज़ किए हुए डायरेक्ट आपको आंसर देना है, ट्राई करना है, अगर कर सको तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो, ठीक है, इससे आपका प्रैक्टिस होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला है अपने पास में, फॉर्मूला को अपने याद रखना है कि नोट इफ एन ए इज इक्वल टू के, अगर मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू के, तो पी ए एन पी ए मतलब नंबर ऑफ पावर ऑफ सबसेट जो होगा वो कितना होगा अपना, मतलब नंबर ऑफ पावर सेट जो होगा वो कितना होगा, 2 टू द पावर के होगा, ठीक है, 2 टू द पावर के, वही वाला फॉर्मूला जो है ना यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सिंपली अगर किसी सेट के अंदर में एलिमेंट जितना भी है तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर दीजिए, वो होना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। तो एग्जाम में मैक्सिमम आपसे पूछ सकता है, ज़्यादातर समय तो 3 वाला पूछेगा, और ज़्यादा खतरनाक पूछना चाहो तो 4 वाला पूछेगा, 5 वाला कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि आज तक कहीं पे भी पढ़ाया भी नहीं गया है, आता भी नहीं है, ठीक है, हमारे एचएससी के लिए तो पूरा इरेलीवेंट है, ठीक है। ओके, अच्छा, कुछ और टाइप्स हैं जैसे कि यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आप ऐसा समझ लो कि एक यूनिवर्स है, एक दुनिया है जिसके अंदर में छोटे छोटे सेट्स हैं, तो वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। मैं अब ऐसे एग्जांपल दे बताता हूँ। ये मान लेते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब इसके अंदर में कोई ए एक सेट है, यहाँ पे कहीं पे एक बी एक सेट है, यहीं पे मान लेते हैं एक सी भी एक सेट है ना, यहाँ पे कोई एक डी एक सेट है, सब सेट अलग अलग है, बट ये सब आते कहाँ पे है, यूनिवर्स के अंदर में। मान लो इसके अंदर में 1 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है, 6 है, 5 है, 8 है, तो हम बोलेंगे कि यूनिवर्सल सेट में कौन कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 8, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई 7 भी है तो 7 भी आ जाएगा, मतलब 1 से लेकर 1 2 3 से लेकर डॉट 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 8 तक जो है कहाँ पे आ रहा है, यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है। और यूनिवर्सल सेट को हम दिखाते कैसे हैं, आधा यू से, पूरा यू नहीं, आधा यू से। देखिए, सो यूनिवर्सल सेट मतलब ये यू लिखने में वो हम कैपिटल यू लिखे हैं, बट साइन होगा यू का। कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स अंडर द डिस्कशन, मतलब जो भी एलिमेंट्स है एक यूनिवर्स के अंदर में वो सब आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो ए के अंदर में 1 2 3 है, बी के अंदर 2 4 5 है, और सी के अंदर में 1 3 6 7 8 9 है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, दो जो नंबर होता है वो रिपीट नहीं होता, आपको पता है, मैंने बताया था लास्ट वाले क्लास में, तो 2 को हमें दोबारा नहीं लिखना है। सो 1 2 3 4 5, फिर 1 का काम नहीं है, 3 का काम नहीं है, 6 7 8 9, सो 1 से लेकर 9 तक सारा एलिमेंट क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें ऐसे मिलेगा, इफ यू इज 1 से लेकर मान लो 20 तक, ए इज इतना, बी इज, मान लो ए के अंदर में 1 2 3 4 है, बी के अंदर में 5 8 9 है, सी के अंदर में कुछ है, अब आपको कोई एक रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए देगा, तो आपको वैसे करना है, ठीक है। तो हम करेंगे, वो भी क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम लोग दिखाते कैसे हैं, या तो आप ए के ऊपर एक सी लिख दो, या फिर ए के ऊपर माइनस लगा दो, डैश लगा दो, ए के ऊपर डैश लगा दो, या फिर ए के ऊपर क्या लगा दो, सी। सो कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब क्या होता है, पूरे दुनिया में से जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको हटा दो, ठीक है। कहने का मतलब u माइनस ए। अब a जो है जस्ट एक सिंबॉलिक है, मतलब सिंबल के तौर पर बताया गया है, एक जगह पे b c d कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो फॉर्मूला अगर a कॉम्प्लीमेंट का है तो ये फॉर्मूला करेक्ट है, हाँ। मान लो फॉर्मूला अगर b के लिए होगा तो u माइनस बी हो जाएगा, ओके। जैसे मान लेते हैं x अगर मान लो u से बिलोंग करता है और x a के अंदर नहीं है, तो u माइनस ए अपना क्या है, फॉर्मूला होगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर समझो, मान लो u के अंदर में कौन है, 1 से लेकर 10 तक है, 1 से लेकर 10 तक कौन है, u में रहता है, मतलब u के अंदर में 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है। a के अंदर कौन है, 2 4 5 7 8, तो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी क्या होगा कि 1 के अंदर कौन था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लोग थे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कौन थे, 10 लोग थे। सो इन 10 में से हमें माइनस कर देना है किसको, इस वाले एलिमेंट को, ए को, मतलब कि 2 4 5 7 और 8 को, ओके। अब इसको आप माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, सो जब माइनस होता है तो याद रखिएगा जो भी आंसर आएगा वो इधर वाले का आएगा, उधर वाले का नहीं आएगा, ठीक है। सो ये 1 बच जाएगा, 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 नहीं है तो 3 आ जाएगा अपना, 4 तो कैंसिल हो गया क्योंकि 4 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 कैंसिल, 6 अपना यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 6 है तो आ जाएगा, ठीक है, 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है, 9 10 बच जाएगा, 9 10, ठीक है। सो अब देखिए 1 3 6 9 10, 1 3 6 9 10, ठीक है। ये हो गया क्या, माइनस। इसी को हम क्या कहते हैं, ए डिफरेंस बी निकालना भी कहते हैं, ए डिफरेंस बी निकालना भी कहते हैं। ये जाके आप अभी सीखोगे, थोड़ी देर में जाके अभी आप ये वाला पार्ट भी सीखोगे, ठीक है। ओके, सो ऑलमोस्ट घंटी बज चुका है हमारा। जैसा कि मैंने बताया था कि हम क्लासेस जो है पार्ट वाइज ही रखेंगे, सो डेट धीरे धीरे आपको मिलते रहे। तो अब आ गया अपना क्लास ऑपरेशंस ऑफ सेट का। इसके ऊपर थोड़ा आपको प्रैक्टिकल भी मैं दूंगा, एग्जांपल के साथ बताऊंगा, तो आप आराम से जो है जो भी अगला क्लास है उसको जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने पहले वाला क्लास नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। सेट थ्योरी प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। सेट का मैंने एक ना बेसिक एक क्लास भी लिया था जो क्लास 11 के लिए है, तो उसको भी आप देख सकते हो, आपके लिए वो भी काम का होगा क्योंकि वहाँ पे हमने बेसिक का बात किया, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप BMST में इंटरेस्टेड हो, अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेबस ढंग से कंप्लीट हो, टाइम पे कंप्लीट हो, तो आप चाहो तो BMST का कोर्स ले सकते हो।
ज्ञान विजडम ऐप से। बहुत सारे कॉम्बो पैक्स भी अवेलेबल है, तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश, अल्टरनेटिव इंग्लिश, फाइनेंस, इको, इन सभी सब्जेक्ट का क्लास जो है ज्ञान विजडम ऐप पे अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हो। हम सिर्फ मेन क्लास ही नहीं कराएंगे, साथ में जितना भी MCQs है, जितने MCQ बनने चाहिए, हर तरह के MCQ आपके लिए हम लेके आएंगे ताकि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सको। कुछ प्रैक्टिस सेट्स रहेगा और BMST में स्पेशली आपका जो प्राइसिंग रखा गया है, जो कि असल जो प्राइस है इसका BMST का वो है 3999, लेकिन आपको अभी ये मिल रहा है ओनली 1999 में, प्लस आपको BHU 10 अप्लाई करने से और डिस्काउंट मिलता है। तो आप अप्लाई करके आप चाहो तो BMST ले सकते हो। नहीं तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर देना। हमारे कंटेंट में जो हमारा सिलेबस है, जो हम क्लास कराएंगे, वहाँ पे हम सिर्फ एक बुक को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है स्टेट बोर्ड्स वगैरह में एक बुक से काम नहीं चलता है। आपको BMST एक तो हमारा मेन बुक रहेगा ही रुनझुन फुकन वाला, प्लस गवर्नमेंट का भी एक प्रेस्क्राइब बुक है, उसको भी हम रखेंगे, जो बेसिकली रुनझुन फुकन के ही द्वारा बनाया गया, तो आसपास का ही चीज़ है। प्लस PL हजारिका का बुक हो गया, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि दूसरे बुक्स मनोज कुमार भवाल के बुक में है, तो उन सारे जो क्वेश्चन है सब आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, सो डैट ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो कि आप एग्जाम में करो और आपको समझ में ना आए। एग्जाम से पहले जितना रोना है रो लो, एग्जाम में जाके मत रो। इसलिए हर तरह का चीज़ हम आपको कराएंगे, हम क्लास करेंगे अच्छी तरह से। तो अगर आपको क्लास लेना है तो जरूर जाके लीजिएगा ज्ञान विजडम ऐप से, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके लिए और भी कंटेंट आए। अगर मान लीजिए व्यूज़ ज़्यादा, मतलब रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं आता है, तो फिर हम यहाँ पे टाइम क्यों देंगे, हम कुछ और करेंगे ना, हम किसी और क्लास के लिए बनाएंगे। सो आप लोगों के हाथों में है, क्लास देखिए, बार बार देखिए, अच्छी तरह समझिए, नोट्स बनाइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, कोई ग्रुप्स है तो वहाँ पे, सो डैट उनका भी हेल्प हो। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है बिजनेस मैथमेटिक्स का, जहाँ पे वीकली आपको 2 क्लासेस मिलेंगे और एग्जाम से पहले हमारा पूरा रहेगा ट्राई। एग्जाम से पहले अक्टूबर नवंबर तक अपना जो है सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, 1999 में आप चाहो तो BMST का ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ मैं जैसे क्लास करा रहा हूँ, सिर्फ क्लास ही नहीं कराया जाता है, साथ में आपको होमवर्क भी दिया जाता है। और अगर मैं जितना करा देता हूँ तो उतना कोई अगर कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा अच्छा से, तो उसका लेटर कंफर्म है। लेटर क्या, उसका 90+ कंफर्म है। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बढ़िया मार्क्स लेके आए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक थी मोनी खरगा, जिसने आई गेस 94 या 95 के आसपास स्कोर किया था BMST में। ठीक है, बस एक ही चीज़ चाहिए होता है, आपको रेगुलर कम से कम आधा घंटा BMST पढ़ना पड़ेगा, डेली का डेली, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और मैं सिर्फ एक बुक को नहीं फॉलो करता हूँ, जैसा कि आप जानते हो कि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपके बुक से ही क्वेश्चन आएगा, बना के भी क्वेश्चन आता है। तो मैं प्रैक्टिस के लिए एक बुक तो अपना मेन बुक रहता है, ठीक है, उसके बाद में कम से कम 3-4 बुक का क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिस में देते हैं। हर तरह का क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाना चाहिए, सो डैट एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो कि आपको लगे कि सर ये तो हमने सीखा नहीं था, ये कहां से आ गया। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, वहां से आप कॉल कर सकते हो। कॉम्बो पैक्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे आपका प्राइसिंग कम हो जाता है, जहाँ पे हम अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, अल्टरनेटिव इंग्लिश, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, हर एक सब्जेक्ट का AHSCC के लिए हर एक सब्जेक्ट का ही कोर्सेज अवेलेबल है ज्ञान विजडम ऐप पे, जाके वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। आप ऐप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे कॉम्बो लेना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। और एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है या जो भी यूट्यूब पे जो फ्री में हम कंटेंट डालते हैं वो सब वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय आराम।